मुझे मूर्ख कहा है तो अब मूर्ख के लक्षण सुनो। नया श्लोक निर्माण करके कहते हैं, खादन न गच्छामि हसन न भासे गतम न सोचामि कृतम न वन्दे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। हे राजा भोज, तुमने मुझे मूर्ख कहा है तो पहला लक्षण सुनो, खादन न गच्छामि, मैं चलते फिरते खाता नहीं और तूने मुझे मूर्ख कह दिया। अब आप देखिएगा कि भोजन संबंधी नियम बता दिए उन्होंने एक ही वाक्य में। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विशेष होती थी कि हमारे सामने भोजन आता था, हम जमीन से जुड़ करके बैठते थे, भोजन सामने आने पर परमात्मा का धन्यवाद करते थे, प्रार्थना करते थे और फिर भोजन ग्रहण करते थे। आज कौन सी संस्कृति अपनाई? व्यंग करता हूं, 10-20 भैंस बाड़े में रोक रखी हूं और उन भैंसों का चारा, यहाँ क्या बोलते हैं, खोर में हरा हरा चारा डाला जा रहा हो और भैंस देख रही हैं कि हमारी तैयारी हो रही है। चारा डालने के बाद अचानक भैंसों को खोल दिया जाए। भैंसों को खोलने के बाद भैंस एक दूसरे को रास्ता देती है कि भैंस जी तू आगे चली जा, मैं बाद में आ जाऊंगी। करती है ऐसा, दौड़ती है, भागती है, एक दूसरे को टक्कर मारती हुई और वहां पहुंच गई तो एक दूसरे को हटा करके खुद लेना चाहती है। आजकल यही मनुष्य कर रहा है। विवाह फंक्शन पार्टी करते हो, 500 लोगों को बुला रखा है, मेज पे खाना सजाया जा रहा है और रोक रखा है कि भाइयों रुको, खाना तैयार हो रहा है। थोड़ी देर में घोषणा कर दी कि खाना तैयार। खाना तैयार तो वो भैंसों की तरह भागते हैं, आदमियों की तरह टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर और प्लेट में सब्जी डालते हैं, आधी सब्जी प्लेट में, आधी दूसरे के कपड़े के ऊपर। यही तो कर रहे हो। कालिदास ने भोजन का नियम बता दिया। पितामह भीष्म के पास अर्जुन पहुंचे। अर्जुन उपदेश लेने की इच्छा से गए थे और जब पितामह भीष्म ने भी देखा कि अर्जुन उपदेश लेने का मन बना करके आया है, पितामह भीष्म ने उपदेश देना आरंभ किया और भोजन संबंधी उपदेश देने लग गए। कहने लग गए कि अर्जुन, 4 प्रकार का भोजन खाने योग्य नहीं होता। दादा, वो कौन सा 4 प्रकार का भोजन है जो खाने योग्य नहीं होता? पितामह भीष्म कहने लग गए कि अर्जुन, पहला वह भोजन खाद्य नहीं रह जाता जिस भोजन को व्यक्ति लांघ जाता है। किसी की थाली में भोजन रखा हुआ हो और उस भोजन को कोई लांघ जाए, कहा कि वो खाने योग्य नहीं रह जाता। अब सावधानी की बात कही है। पंक्ति में बैठ करके भोजन यहाँ करते हो आप, बांटने वाले बांटते भी हैं। बांटने वाले सावधानी रखें कि किसी की पत्तल लांघी न जाए। लांघना नहीं होता भोजन को। दूसरा शिष्टाचार सिखाते हुए पितामह भीष्म अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, दूसरा जो भोजन है जो खाने योग्य नहीं होता, जिस थाली को ठोकर मार करके भोजन दिया जा रहा हो, वह भोजन भी खाने योग्य नहीं होता। भोजन को ठोकर मार करके दिया जाता है माने देने वाले को का अपमान किया जा रहा है। हमारे देश में एक मंद बुद्धि व्यक्ति कहता है कि मैं सावरकर नहीं हो सकता, मैं सावरकर नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि भाई तू क्या, तेरे पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों में भी सावरकर नहीं हो सकता। अरे उस सावरकर का तप त्याग तो देखो, उस सावरकर ने कितनी तपस्या की और तू कहता है मैं सावरकर नहीं हो सकता। सज्जनों माताओं, सावरकर की जीवनी पढ़ना कभी मौका मिले तो। जब जेल में थे, कोल्हू चलाते थे, जेलर भोजन देता था तो थाली में ठोकर मार करके भोजन देता था जेलर।
अरे हमारे वीर सावरकर ने तो इतना अपमान सहन किया है, तुम एक शब्द सहन नहीं कर सकते। और जब सावरकर कोल्हू चलाते थे, कोल्हू चलाते चलाते वीर सावरकर को प्यास लगी थी। प्यास लगी तो जेलर को कहा था कि पानी दे दे। सावरकर को पानी नहीं मिला था, ऊपर से पीठ पर कोड़े लगे थे। कोल्हू चलाया है, फिर पानी मांगा है, पानी नहीं मिला, कोड़े मिले। सावरकर जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मैं प्यास के कारण बेहोश होकर के गिर गया, बेहोश होकर के गिर गया। और वो कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो क्या देखता हूँ कि जेलर मेरे मुंह के ऊपर पेशाब कर रहा था। जेलर पेशाब कर रहा था। उस समय सावरकर के मन में निराशा आती है, सोचता है कि सावरकर इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ऋषि दयानंद याद आते हैं, फिर सत्यानंद प्रकाश के वचन याद आते हैं, और ऋषि दयानंद की आकृति, उनका जीवन देखने मात्र से निराशा के बादल छंटते हैं। सावरकर फिर खड़े उठते हैं, अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। वो कहता है कि मैं सावरकर नहीं हो सकता। अरे सावरकर की तपस्या कौन करेगा? सावरकर होने के लिए तो तप बहुत करना पड़ता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि अर्जुन जिस थाली को ठोकर मार दी हो वो भोजन नहीं खाना चाहिए। कहा दादा तीसरा भोजन कौन सा है जो नहीं खाना चाहिए? भीष्म ने कहा कि अर्जुन जिस भोजन में बाल पड़ा हुआ हो वो भोजन नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों, आपके लिए सावधानी की बात कह दी। क्या करती हो? कंघी की बाल बिखर गए और वो जो कंघी में उलझे उनको निकाल करके दीवार के छेद में ठूंस दिए। यही तो करती हो, करती थी। अब ध्यान रखिएगा, संभल करके बालों को, ये इतने जितना हम इस पे अहंकार करते हैं इतनी अच्छी सी चीज है नहीं। पंडित नरदेव जी बहुत अच्छा बोला करते हैं इसमें। बाल जब गिर जाता है भोजन में, कोई संवेदनशील व्यक्ति हो, संवेदनशील व्यक्ति एक और दाल में लगाता और साथ में बाल आ जाता है, तो कुछ संवेदनशील लोग ऐसे होते हैं जिनको उल्टी तक हो जाती है एक बाल देखने मात्र से। भीष्म कहते हैं कि अर्जुन ये भोजन खाने योग्य नहीं होता। दादा चौथा भोजन कौन सा है जो खाने योग्य नहीं है? पितामह भीष्म कहने लग गए कि अर्जुन न तो किसी को झूठा भोजन खिलाना चाहिए और न ही झूठा भोजन खाना चाहिए। झूठा भोजन नहीं खाना खिलाना चाहिए। अब आजकल के पति पत्नी बोल पड़े, कहने लग गए जी एक दूसरे का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, एक दूसरे का झूठा खाएंगे तो प्रेम बढ़ता है। हमने कहा कोरोना काल में कितना झूठा खाया खिलाया? कोरोना काल में खाया किसी का झूठा? दूर भागते थे। झूठा भोजन में खाना चाहिए, में खिलाना चाहिए। कालिदास कहता है कि भोज तुमने मुझे मूर्ख कहा, खादन ने गच्छामि में चलते फिरते नहीं खाता हूं। एक विशेष संकेत कर दिया है, जो लोग खड़े खड़े खाते हैं, जो चलते फिरते खाते हैं, वे मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि जब इस स्थिति में व्यक्ति खाता है तो भोजन ठीक से पचता नहीं है, और पचेगा नहीं तो शरीर में वो भोजन बल नहीं देगा, और कहीं न कहीं वो भोजन हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। हम भोजन उस तरह करें कि भोजन हमारा औषधि के रूप में हो। दूसरा मूर्ख का लक्षण कालिदास कहता है कि भोज हसन न भासे। मैं जब बातचीत करता हूं तो दांत खिसका खिसका करके बात नहीं करता, और तुमने मुझे मूर्ख कह दिया। हाँ, जब हंसने की बात आती है मैं हंसता हूँ, मुस्कुराने की बात आती है मैं मुस्कुराता हूँ, और जब गंभीरता की बात होती है तो मैं गंभीरता से बात करता हूँ, और तुमने मुझे मूर्ख कह दिया। सज्जनों माताओं, हमारे बचपन में, आप लोगों के बचपन में तो था ही था, हमने भी देखा
गांव में जहां दोराया तिराया चौराया होता था, उस दोराहे तिराहे चौराहे पर कोई न कोई दो चार बूढ़े बैठे मिलते थे, और वो बूढ़े ताशबाज नहीं होते थे, वो गपबाज नहीं होते थे। वो दो चार बूढ़े जो दोराहे तिराहे चौराहे पर बैठने वाले थे, वे धर्म की चर्चा करते, नीति की चर्चा किया करते थे। और कोई बहन बेटी, कोई लड़का वहां से जा रहा होता, वो कोई कुचेष्टा करते तो वो बड़े बूढ़े रोकते थे, टोकते थे उनको। जहां रोकने टोकने वाला होता है वहां समाज ठीक चलता है, व्यवस्था बनती है। आज रोकने टोकने वाला नहीं रहा। आज घर में भी रोकने टोकने वाले नहीं हैं। कोई टोकने लग जाए तो उनकी टोकाई सहन नहीं होती। हाँ, आज भी दोराहे तिराहे चौराहे पर बैठे मिलते हैं, बड़े बूढ़े बैठे नहीं मिलते। ढीठ बेशरम निर्लज लड़के बैठे मिलते हैं। और कोई बहन वहां से जा रही हो, वे लड़के व्यंग करते हैं और इतनी गंदी हंसी हंसते हैं। उनकी हंसी में कितनी गंदगी हो, कितनी वासना होती है उनकी हंसी में। कालिदास कहता है कि ये लोग मूर्ख हैं जो गंदी हंसी हंसा करते हैं। कालिदास आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए मूर्ख का एक और लक्षण कहा उन्होंने। कहने लग गया कि भोज तुम मुझे मूर्ख कहते हो। गतम मैं सोचामी, हे भोज मैं बीती हुई बातों के ऊपर शोक नहीं किया करता हो, तुमने मुझे मूर्ख कह दिया। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना, बीती बातों के ऊपर ज्यादा शोक, बीती बातों को ज्यादा याद महिलाएं रखती हैं पुरुष? बड़े ईमानदार हो, इनके बोलने से पहले ही बोल रहे। ये तो बेचारी बोली नहीं। कोई कम नहीं है, आप भी कम नहीं हो। ज्यादा दोनों बराबर हैं। दो भाई रहते थे मिलजुल करके। किसी दिन छोटे भाई से गलती हो गई और शब्द अच्छे नहीं निकले मुंह से। बड़े भाई ने वे शब्द अंदर ले लिए, बोलना चालना बंद कर दिया, घर में जाना तक बंद कर दिया। छोटे भाई की बेटी की शादी थी, विवाह था। छोटे भाई ने बड़े भाई को निवेदन किया कि भाई बेटी का विवाह आशीर्वाद देने आ जा। लेकिन बीती बात को नहीं भूला, गांठ बांध करके बैठ गया। बेटी के विवाह में नहीं जा रहा। गुरुजी के पास जाते थे दोनों। छोटा भाई गया हुआ था, गुरुजी को निवेदन किया कि गुरुजी बेटी का विवाह है। उस दिन बड़ा भाई आ नहीं रहा कि ये बात हो गई थी, मेरे से गलती हो गई थी, गलती भी मानता हूँ, लेकिन बड़ा भाई आ नहीं रहा। गुरुजी ने कहा कि हम देखेंगे। एक दिन बड़ा भाई गुरुजी के पास बैठा था, बातचीत हो रही थी। गुरुजी ने पूछा कि भाई मेरे प्रवचन कैसे होते हैं? गुरुजी आपके प्रवचन तो अमृत वर्षा होती है, बड़े अच्छे प्रवचन होते हैं। गुरुजी ने मौका पाकर के पूछा कि मैंने एक सप्ताह पहले क्या बातें बताई थी, जरा बताना। ऊपर देखने लग गया कि गुरुजी वो तो याद नहीं है। अब गुरुजी को मौका मिल गया कि मेरे 10 दिन पहले की मेरी बात याद नहीं है और 15 साल पहले की बात छोटे भाई की गांठ बांध करके बैठा हुआ है। तू अपने उस बेटी के विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कम तो तुम भी नहीं हो, गांठ बांध करके तो तुम भी बैठे हो। एकदम आक्रमण कर दिया कि महिलाएं की वकालत आपकी, देख लो वकालत करते ही प्रसन्नता आ गई। अब इनकी बात बताता हूँ, बराबर लेके चल गया। 15 साल पहले मनपसंद पत्नी को पति ने साड़ी नहीं दिलवाई। मनपसंद थी, बेचारी को पसंद आ गई थी कि साड़ी दिलवा दे, लेकिन पति देव की जेब जवाब नहीं दे रही थी। महीना निकालना था, साड़ी नहीं दिलवाई। और इस 15 साल के बीच में अनेक सारे कपड़े दिलवाए, साड़ी दिलवाई, आभूषण दिलवाए,
याद कौन सी चीज रहती है? 15 साल पहले की बात याद रहती है और रो करके कहती है तुमने मुझे साड़ी नहीं दिलवाई थी। अरे इस बीच इतनी बढ़िया बढ़िया चीज दिलवाई, वो याद नहीं है। कौन सी बात याद? कालिदास कहता है कि भोज तुमने मुझे मूर्ख कहा, मैं बीती बातों के ऊपर शोक नहीं किया करता। राजा ने बाग लगा रखा था, बाग में अंगूर की बेल थी। अंगूर पकते थे, मीठे बहुत होते थे। राजा ने खाए थे, स्वाद चख लिया। अगले सीजन में अंगूर की बेल के ऊपर अंगूर पके। अंगूर तो पके, लेकिन एक चिड़िया आती थी, अंगूरों को तोड़ देती, पके हुए अंगूरों को खा जाती। राजा के मुंह नहीं लगे। जब राजा के मुंह नहीं लगे तो राजा को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। किसके ऊपर क्रोध आया? चिड़िया के ऊपर राजा को गुस्सा आ गया और राजा उस बेल में छिप करके बैठ गया। चिड़िया आई, अंगूर तोड़ रही थी, खा रही थी। राजा ने मौका पाकर के चिड़िया को पकड़ लिया और चिड़िया को पकड़ करके मारने वाला था कि कहते हैं चिड़िया बोल पड़ी, महाराज मारना मत, मैं ज्ञान की 4 बातें जानती हूँ, यदि मार देगा तो ज्ञान की 4 बातें तेरे हाथ से निकल जाएंगी। राजा को लालच आ गया ज्ञान की 4 बातें सुनने का। राजा कहने लग गया कि बता कौन सी बात जानती है। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज पहली ज्ञान की बात तो ये है कि हाथ आए शत्रु को छोड़ना मत, दुश्मन हाथ लग जाए तो उसको दंड दिए बिना मत छोड़ना। अरे तू तो बहुत अच्छी बात जानती है, दूसरी बता। दूसरी बता। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज दूसरी बात ये है कि कभी असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना। राजा को ये बात भी बड़ी अच्छी लगी, कहने लग गया कि तीसरी बता दे। चिड़िया ने तीसरी बात कालिदास वाली ही कह दी कि महाराज बीती बातों के ऊपर शोक मत करना। तेरी ये भी बात बहुत अच्छी, चौथी बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि चौथी बता दे। बात बात पूछता जा रहा है, हाथ में दबाए बैठा है, दम घोट रखा है, थोड़ा सा हाथ गीला करेगा, सांस लूंगी तब चौथी बात बताऊंगी। राजा ने चौथी बात के लालच में हाथ ढीला कर दिया और ज्यादा ही ढीला हो गया। चिड़िया हाथ से फिसल गई, फुर से जाकर के ऊपर बैठ गई। राजा दुखी हुआ, कहने लग गया कि हाथ से निकल तो गई है, अरे चौथी बात भी बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज चौथी बात ये है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। 2 हीरे की बात सुनकर के राजा का चेहरा कुम्हला गया, रोनी सूरत हो गई। हाय पेट से 2 हीरे निकल गए, पेट से हीरे निकल गए। चिड़िया ने जब ये देखा सुना तो चिड़िया कहने लग गई कि महाराज तेरे जैसा निकम्मा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तू तो महानिकम्मा निकला। राजा कहने लग गया कि कैसी बात करती है, मैं निकम्मा कैसे? चिड़िया कहने लग गई कि महाराज मैंने 4 बात बताई लेकिन तेरे किसी काम न आई, और सबसे पहले मैंने बताया था हाथ आए शत्रु को छोड़ना मत, और देख मैं तेरी दुश्मन और तेरे हाथ से सुरक्षित बैठी हूँ, तू है तो महामूर्ख। सज्जनों, माताओं, चिड़िया और राजा के ऊपर हंसी आती है। ऐ हिंदू कौम, तूने भी गलतियां बहुत की है। तेरे हाथ भी तो कितने दुश्मन लगे, कितने शत्रु लगे, और उन शत्रुओं को बिना दंड दिए छोड़ दिया। यदि शत्रुओं को दंड दिया जाता है, दंड देने के बाद दोबारा शत्रु हिम्मत नहीं करेगा आक्रमण करने की। 90,000 सैनिक पाकिस्तान के किसी समय हमारे देश के राजा की मुट्ठी में थे, और मुट्ठी में थे हमारे देश की उस प्रधानमंत्री ने। जब पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री मन बना चुका था कि इंदिरा बिना कश्मीर लिए सैनिकों को नहीं छोड़ेगी, और वो मन बनाए रह गया। वो सारे के सारे सैनिक ऐसे छोड़ दिए और कश्मीर वही का वही रह गया। जब तक दुश्मन को दंड नहीं दोगे तो दुश्मन फिर से मुंह उठाता रहेगा।